वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, आगे की जर्नी मेरी जाननी चाहिए थी कि आगे कैसे मैंने कंसीव किया। एंड बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आपने किए। आपको सच में मेरी जो स्टोरी थी ना वो स्ट्रगल वाली लगी। सो थैंक यू सो मच। जो रियल था, जो मेरे साथ हुआ, मैंने आपके साथ में वही शेयर किया है और आज भी मैं वो सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड कई कॉमेंट्स मेरे पास में ये भी थे कि उनके साथ में भी ऐसे कुछ केस हो रखे हैं एंड किसी का एक बार मिसकैरेज हुआ है, 2 बार हुआ है, तो वो लोग भी टेंस है कि हमें कंसीव होगा या नहीं होगा। और ये चीज़ ही ऐसी होती है कि हम टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है हमारे अंदर कि क्या हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि डोंट वेरी, आप रिलैक्स रहो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचो। जब टाइम आएगा, जब भगवान चाहेंगे ना, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बट इसके साथ साथ में आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अच्छा ट्रीटमेंट लेना है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड किसी के साथ में ऐसे केस होते हैं तो वो सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती एंड कुछ अच्छे के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में सेट रखें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें और ऐसा ना हो। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी कि इस तरह के केस किसी के साथ में ना हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। सिर्फ एक लेडी को ही नहीं फ़ील होता, पूरी फैमिली को फ़ील होता है। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आप स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखोगे तभी आप मेरी पूरी जर्नी जान पाओगे प्रेगनेंसी की। मेरे बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे मेरी थर्ड प्रेगनेंसी की। तो 2 बार ऐसे चांस होने के बाद में एकदम हम ब्रेक डाउन हो गए थे, नेगेटिविटी आ गई थी, सब कुछ मीन्स नेगेटिव ही नज़र आ रहा था। बट उस बीच में मैंने पॉजिटिव होने की कोशिश की, हर चीज़ मैंने मतलब इग्नोर करने की कोशिश की। जो भी लोग बोलते थे, कुछ भी था, तो फिर मैं इग्नोर करना चाहती थी कि कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा, जब भगवान चाहेंगे तब अपने आप हमें गुड न्यूज़ मिल जाएगी। जब सेकंड मिसकैरेज था उसके बाद में हम जैसे डॉक्टर के पास गए थे और मैंने मेडिसिन के लिए डॉक्टर को बोला था, तो मैम ने मेडिसिन वगैरह वो लिख दी थी अबॉर्ट करने के लिए। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि किस रीज़न से हो रहा है, क्योंकि अब हमें मेन जो रीज़न था ना वो पता लगाना था कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और मैम को भी यही था कि अगर 2 बार अगर सेम केस हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, बॉडी में ऐसी कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि ग्रोथ रुक जाती है। तो फिर उसके बाद में मैम ने भी डिस्कस करके और फिर मैम ने हमें टॉर्च टेस्ट के लिए लिखा। और हमने भी मैम को यही बोला था कि जो भी टेस्ट हो आप हमें वो बता दो, हम सब टेस्ट कराएंगे। एंड ऑलरेडी मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब तो मैं मंथली करवाती ही थी, तो सारे टेस्ट हो रखे थे। बट फिर भी हमें ये था कि आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो जो भी टेस्ट होने इनके अलावा वो आप हमें सजेस्ट करिए, तो हम ज़रूर वो कराएंगे। बट अब हमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये चीज़ हम फिर से फेस नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमने 2 बार ये चीज़ें फेस कर ली है। तो मैम ने हमें टॉर्च टेस्ट लिख दिया था। टॉर्च टेस्ट के अंदर क्या होता है ना कि ये भी एक ब्लड टेस्ट ही होता है और इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बता रही हूँ, पूरी डिटेल तो मुझे भी नहीं पता। बट टॉर्च टेस्ट के अंदर है ना, ब्लड का डीपली टेस्ट होता है। मतलब अगर आपके ब्लड में थोड़ा सा भी कोई इन्फेक्शन हो ना, तो वो सब चीज़ें टॉर्च टेस्ट के अंदर पता चल जाती है। तो डॉक्टर ने उस टाइम हमें साथ में वो भी लिख दिया था। फिर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जो टेबलेट थी वो अपने पीहर में जाके लेनी थी, तो मैं अपने पीहर गई थी। वहाँ पे भी जाके हमने फिर से नरेश चुग मैम हैं, उनसे भी कंसल्ट किया। मम्मी ने बोला कि नहीं, सेकंड टाइम पे उनको भी विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा हो गया है, तो मम्मी बोली नहीं, टेबलेट लेने से पहले हम वहाँ पे भी डॉक्टर को दिखाएंगे सारी रिपोर्ट कि क्या ये सही है। फिर उसके बाद में क्या पता मतलब सबके मन में यही होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सेकंड टाइम सेम केस नहीं हो सकते हैं, क्या पता हार्ट बीट आ जाए, हम फिर से सब कुछ टेस्ट कराएंगे। तो इसीलिए फिर मम्मी उन्होंने मुझे वहाँ पे फिर से चेकअप करवाया मेरा सारा, बट सेम रिपोर्ट थी। और वहाँ पे भी मैम ने यही बोला था कि नहीं, इसकी ये वाला तो डीएनसी करवानी ही पड़ेगी, और अगर आप टेबलेट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बट डीएनसी ज़्यादा बेटर रहेगी। बट उस टाइम पे मुझे तो टेबलेट ही लेनी थी, तो हमने उस टाइम पे डीएनसी नहीं करवाई थी, तो मैंने वो टेबलेट लेनी थी। मैंने यहाँ पे टॉर्च टेस्ट का लिखा था, मैं डॉक्टर प्रज्ञा ने, तो वहाँ पे मैंने वसुंधरा हॉस्पिटल में टॉर्च टेस्ट भी करवा लिया था और रिपोर्ट जो थी वो नेक्स्ट डे आई थी। तो रिपोर्ट के अंदर उसमें रुबेला में इन्फेक्शन आया था। रुबेला भी ब्लड के अंदर ही ऐसा कुछ होता है। रुबेला इन्फेक्शन था, बहुत ही कम इन्फेक्शन था, बट वो मतलब छोटू सा इन्फेक्शन है ना, इतना बड़ा काम करता है आपकी बॉडी में कि मुझे भी ये था कि इतना सा इन्फेक्शन, और इसकी वजह से 2 बार मेरा मिसकैरेज भी हो गया है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में देनी चाहिए। अगर आपके साथ में ऐसे कुछ केस हो जाएँ तो आप भी ये टेस्ट कराएँ। वैसे आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगी, वरना फिर आप डॉक्टर को खुद भी बोल सकते हो कि हमें टॉर्च टेस्ट के बारे में आप लिख दो ताकि हम करवा लें। तो मैंने भी वो टेस्ट कराया, तो उसमें रुबेला में
इन्फेक्शन आया था थोड़ा सा। एंड ये रूबेला और ये सब चीज़ें ना हमें जो बचपन में वैक्सीनेशन लगते हैं ना बच्चों के, जिसको टीकाकरण बोलते हैं, जो मंथली लगते हैं, ईयरली लगते हैं, तो उसी में रूबेला का भी इंजेक्शन लगता है बचपन में। बट शायद मेरे बचपन वाला इंजेक्शन काम नहीं किया था तो मुझे ये प्रॉब्लम आई। तो वो इंजेक्शन वगैरह लगना था, सिर्फ एक इंजेक्शन होता है वो, उसके अलावा कोई मेडिसिन वगैरह नहीं थी उसकी, तो वो भी डॉक्टर ने लिख दिया था। बट इंजेक्शन की तो बात बाद में मैं आपको बताऊंगी क्या कुछ हुआ था। सो उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि मेडिसिन ली और मेरे साथ में वो सब चीज़ें हुई थी। तो फिर जो सेकंड वाली पीडियंसी वगैरह थी वो सब चीज़ें होने के बाद में अब फिर डॉक्टर ने, हमने उस टाइम पे ना 4 या 5 डॉक्टर को कंसल्ट किया था। यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट वालों से भी कंसल्ट किया, डॉक्टर प्रज्ञा को भी हमने दिखाया, नर्सिंग होम में भी हम गए थे, ये सब सेकंड होने के बाद में भी। एंड वहाँ पे भी मैंने है ना मंजू भार्गव डॉक्टर है उनको भी दिखाया, एंड नरेश चुग मैम है उनको भी दिखाया। तो सब डॉक्टर ने एक ही एडवाइस दी थी कि अभी 2 केस ऐसे हो गए तो आपको कम से कम 6 महीने का गैप रखना है। तो सबने एक ही बात बोली थी कि कम से कम आपको 6 महीने का गैप तो रखना ही है, वरना 3 मंथ का तो गैप रखना ही रखना है। तो इस बीच में आपको कंसीव नहीं होना चाहिए, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर पूरा रेस्ट दो, एकदम अच्छी सी रिकवरी होने दो। तो हमें भी यही था कि कोई बात नहीं, हम 6 महीने का गैप रखेंगे। एंड उसी टाइम पे जब हम मैम के, नरेश चुग मैम के पास गए थे, तो उन्होंने भी यही सेम बात हमें बोली थी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें मैं अपने पीहर में ही करवा के आई थी, सेकंड टीएनसी भी मेरी पीहर में ही हुई थी। तो उसके बाद में हम डॉक्टर चुग के पास गए, तो रूबेला का जो इंजेक्शन था ना वो भी उन्होंने लिखा था, और वो भी मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूँगी। उन सब की रिपोर्ट पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको सब चीज़ें आगे की बताऊँ। तो ये है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की, आप देख सकते हो उस टाइम पे लास्ट मेरी ये थी अप्रैल की 12, ये लास्ट मेरी लास्ट पीरियड स्टेट इसको बोलते हैं, LMP। और हम गए थे 22/5 को डॉक्टर के पास। और जो मेरी फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड हुई थी वो हुई थी 16/6/2019 को। उस टाइम पे आप देख सकते हो 8 वीक एंड 5 डे की प्रेगनेंसी थी मेरी। तो ये मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की है। फिर उसके बाद में सेकंड मंथ जब हम गए थे, ये एज गलत लिख दी वहाँ पे, ये थी उस टाइम पे मेरी एज, ये नहीं थी। फिर हम, मेरा जो सेकंड अल्ट्रासाउंड होना था, सेकंड जो मैंने करवाई थी ना 3.5 महीने की, मतलब 3 मंथ के ऊपर की प्रेगनेंसी, उस टाइम पे मेरी थी 25/7 को। और उस टाइम पे इस तरह से था तो हमें कुछ समझ नहीं आया था। तो ये तो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की होगी। और ये है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की। तो ये आप देख सकते हो डेट 19/11/2019। तो ये थी, नहीं सॉरी, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की, हाँ ये सेकंड की है। तो इसमें भी आप देख सकते हो 8.1 वीक की प्रेगनेंसी थी। और जो मैंने सेकंड अल्ट्रासाउंड करवाया अपना 21/12, ये थी 19/11 की, और ये थी 21/12 की। और इसमें ये था कि 8 वीक 3 डे। तो ये आप देख सकते हो, मतलब इसके अंदर 8 वीक की प्रेगनेंसी थी। और जो मेरा मिसकैरेज हो गया था ना वो 8 वीक 3 डेज़, मतलब ये जब मैंने रिपोर्ट अपनी करवाई थी उसके 3 दिन के बाद में ही मिसकैरेज मतलब हो गया था। बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, बट मुझे पता लेट चला था। तो ये तो मेरी दोनों, तो ये दोनों फाइल मेरी दोनों प्रेगनेंसी की है, फर्स्ट एंड सेकंड की। जब वसुंधरा हॉस्पिटल गए थे ना डॉक्टर नरेश चुग के पास में, उन्होंने उस टाइम पे ना इंजेक्शन का लिखा था नो प्रेगनेंसी फॉर 3 मंथ। ये चीज़ हमने लेट देखी थी, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था। और ये रही मेरी वो इन्फेक्शन वाली रिपोर्ट, ये टॉर्च टेस्ट की रिपोर्ट है। तो उसमें आप देख सकते हो डॉक्टर ने टिक लगाए थे कि बहुत ही कम इन्फेक्शन था, बट था। तो ये सारी रिपोर्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है, तो मैं सभी रिपोर्ट्स आपको क्या दिखाऊं, जो मेन थी वो मैंने आपको दिखा दी है। तो आपने सारी रिपोर्ट देखी, तो बस यही सब था। फर्स्ट और सेकंड के अंदर आप देख सकते हो कितने से दिनों का फ़र्क था मिसकैरेज होने का। तो बट ठीक है। तो आपको रूबेला का बताया कि इंजेक्शन मैम ने लिखा था, एंड उसके नीचे लिखा भी था प्रेगनेंसी 3 मंथ, ऐसा कुछ लिखा था। बट वो चीज़ मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दी थी, और वो मैंने जैन में करा ली, क्योंकि दिसंबर में मैंने टेबलेट ली, जैन में मेरी डीएनसी हुई थी। जनवरी 2020 के अंदर ही मैम ने वो रूबेला का इंजेक्शन वगैरह लिखा था, और 6 मंथ गैप के लिए भी बोला था कि फिर हम उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, पहले ये सब गैप होना चाहिए।
उस बीच में हमने ये वाली गलती की थी कि जो इंजेक्शन लिखा था ना रूबेला का, हमने उस टाइम पे वो इंजेक्शन नहीं लगवाया। हमारे माइंड में ये था कि जब हम 6 मंथ के बाद में ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ना, हम उस टाइम पे ही स्टार्टिंग के अंदर ये इंजेक्शन लगा लेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं माइंड में ये था कि इतना टाइम पहले अगर हमने इंजेक्शन लगा लिया और 6 महीने का गैप रखने के बाद में हम फिर से प्लानिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या पता इंजेक्शन का असर रहे या ना रहे, मतलब ये सब माइंड में ये सब चीज़ें थी। तो हमने वो इंजेक्शन उस टाइम पे नहीं लगवाया और 6 महीने का गैप हमने रखा। फिर उसके बाद में मैं जून के अंदर अपने पीहर गई थी, राखी के आसपास। तो वहाँ पे जाने के बाद में फिर से हमें डॉक्टर के पास में मैं कंसल्ट करने के लिए गई कि अब 6 मंथ का जो गैप था वो कंप्लीट हो गया है, तो अब आप हमें आगे का ट्रीटमेंट दो। तो उस टाइम पे मैं गई थी, नरेश चुग के पास नहीं गई थी मैं, मंजू भार्गव जो डॉक्टर है, बहुत ही पुरानी डॉक्टर है, तो हम उनके पास गए थे। उनका भी काफ़ी सारे लोगों ने हमें बोला था कि अच्छी डॉक्टर है, बहुत ही पुरानी डॉक्टर है, मम्मी की डिलीवरी वगैरह भी उन्होंने ही की थी। तो हम उनके पास में गए, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देखी और इंजेक्शन का मैंने भी उनको बता दिया था कि मैंने ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाया है, तो क्या अब मैं ये वाला इंजेक्शन लगा सकती हूँ और साथ में आप मेरा ट्रीटमेंट भी शुरू कर दो। तो फिर डॉक्टर ने हमें थोड़ी डांट लगाई थी कि अगर आपको इंजेक्शन लिखा था तो आपने ये वाला इंजेक्शन पहले लगाया क्यों नहीं। तो सेम यही बात मैंने उनको भी बोली कि इस तरह से हमने ये सोचा था कि जब हम प्लानिंग करेंगे हम उसी टाइम पे ये वाला इंजेक्शन लगवाएं। बट मैम ने ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट आपको पहले ये वाला इंजेक्शन लगवाना है, फिर उसके बाद में हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो सेम डे ही मैंने उसी हॉस्पिटल से इंजेक्शन भी लगवा लिया। फिर से हम डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने बोला कि अब इंजेक्शन लग गया है तो अब आपको 3 महीने का गैप और रखना पड़ेगा। मीन्स 6 महीने का गैप तो हमें 2 बार मिसकैरेज होने के बाद में रखना था नॉर्मली। फिर जो ये इंजेक्शन था ना, इसके बाद में भी अब 3 महीने का गैप हमें और रखने को बोला डॉक्टर ने। तो ये वाली गलती मैंने कर दी थी। अगर मैं इंजेक्शन पहले ही लगवा लेती ना उस टाइम जब लिखा था मुझे, तो शायद मुझे ये 3 मंथ का जो गैप था ना ये रखना नहीं पड़ता। तो मुझे ये था कि अब 3 मंथ और गए 6 मंथ पहले। तो एक होता ही है कि जब हमें रिज़ल्ट जल्दी चाहिए होता है और टाइम इस तरह से जाता रहता है, तो मुझे ये था 9 महीने और ऐसे ही निकल गए और हमें कुछ रिज़ल्ट भी नहीं मिला, तो ये वाली गलती कर दी। बट कोई बात नहीं, भगवान हर चीज़ सेट करके देते हैं, तो जब टाइम आता है तभी वो देंगे। और 3 महीने का गैप इसलिए था कि अगर उस बीच में अगर 3 मंथ के अंदर अगर कंसीव हो जाता है तो शायद इंजेक्शन है ना आपकी बॉडी में अच्छे से वर्क नहीं करेगा और सेम प्रॉब्लम आपको बाद में भी हो सकती है। बट हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना था, तो हमने वो 3 महीने का जो गैप था ना वो भी 3 से 4 महीने का गैप हो गया था हमारा। फिर से मैं गई थी उस टाइम, थिंक मैं नवंबर में गई थी, हाँ, क्योंकि मेरे पास में रिपोर्ट है ना तो उसमें नवंबर का ही है। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट जो था वो शुरू किया कंसीव के लिए। उस टाइम डायरेक्ट उन्होंने कंसीव के लिए ही हमें ट्रीटमेंट दिया था, उसमें नॉर्मल विटामिन वगैरह ये सभी था। तो वो ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया था नवंबर के अंदर, नवंबर 2020 की बात है ये। तो डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट था वो मैंने 1 मंथ लिया था, बट सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, उसके साथ साथ में मैंने क्या किन बातों को ध्यान रखा अब मैं आपके साथ में वो सब शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी फ्रेंड है कोमल, सूरतगढ़ से ही है, हम कॉलेज में साथ में थे, शायद वो वीडियो देख भी रही होगी। तो उसकी भाभी है रीमा भाभी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, तो थैंक यू सो मच भाभी। उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स मुझे दी थी, क्योंकि उसी बीच में उनके साथ में भी ऐसे कुछ केस हो रखे थे एंड मेरे साथ में ही था। और हमारी जो डिलीवरी थी ना उसमें शायद 3 महीने का ही गैप है, उनकी पहले हो गई थी, मेरी बाद में हुई थी, उनकी बेबी गर्ल है। तो उनसे मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स मिली थी और मैंने उन्हीं बातों का ध्यान रखा था मेरी 3rd प्रेगनेंसी में। तो भाभी ने मुझे, जब मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू किया ना फर्स्ट मंथ से ही, तो भाभी ने मुझे ये बोला कि नॉर्मली हम क्या होता है कि कंसीव के बाद में चलने फिरने का, सीढ़ियों से उतरने का, ये सब चीज़ें हम बाद में ध्यान देते हैं इन सब बातों का, बट नहीं, आप स्टार्टिंग से ही जब आपको लगे आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, आप तभी से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि जब आपने कंसीव कर लिया आपको उसके बाद में ही आप अपना केयर करो, मीन्स जो भी छोटी छोटी बातें होती है, नहीं, आप स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। लाइक जैसे चलने फिरने का, आपको धीरे धीरे चलना है, ऐसे उछल कूद ज़्यादा नहीं करनी, नॉर्मली इजी वे में चलना। जैसे आपको कंसीव हो जाता है तब जैसे आप अपनी केयर करते हो ना, चलने फिरने का ध्यान रखते हो, वैसे ही आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। जब आप अपना कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो ना, डे फर्स्ट से ही आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो मैं भी सीढ़ियों से उतरना चढ़ना
आराम से करती थी। मतलब मैंने हर उनकी सारी टिप्स उनकी भी फॉलो की थी, डॉक्टर की एडवाइस भी, सब कुछ चीज़ें मतलब जो जो मुझे जैसे जैसे बताता था ना, मैंने सब चीज़ें वैसे ही की थी थर्ड टाइम पे। तो मैंने बहुत प्रॉपर रेस्ट किया, हर चीज़ का ध्यान रखा। तो सीढ़ियों से उतरना, चढ़ना, चलना फिरना और ज़्यादा काम नहीं करना, कुछ भारी सामान नहीं उठाना, ये सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग से ही फॉलो कर दी थी। मतलब प्लानिंग करने से पहले जब से मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, 1 मंथ ही मैंने ट्रीटमेंट उनका लिया था और ये सब चीज़ें मैंने ध्यान में रखी। साथ में ही मैंने जो नॉर्मल विटामिन ए, विटामिन सी की जो टेबलेट होती है नॉर्मल, तो मुझे भाभी ने सजेस्ट की थी कि साथ में आप विटामिन ई, विटामिन सी की भी टेबलेट लो, और ये सब टिप्स मुझे भाभी ने दी, तो मैंने वो सब चीज़ें ली थी। और साथ में मैंने आयरन की टेबलेट भी ली, एंड जो सिरप आती है ना आयरन वाली, वो सब भी मैं साथ साथ में ये कंटिन्यू, ये मतलब सब चीज़ें मेरी चल रही थी अपने ट्रीटमेंट के साथ में। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन वगैरह दी थी, वो भी मैं कंटिन्यू ले रही थी। ऑयली चीज़ें एकदम मैंने अवॉइड कर दी थी, ऑयली खाना सब कुछ मैंने बंद कर दिया था, जंक फूड मैंने खाना बंद कर दिया था, और बस हेल्दी फूड मैं खाती थी, फ्रूट्स वगैरह हुए और ड्राई फ्रूट, मतलब ये सब चीज़। और ड्राई फ्रूट भी लिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बॉडी में गर्म करता है, तो ऐसी चीज़ मैंने गर्म चीज़ें नहीं खाती थी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। बाद में दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर के अंदर 25 दिसंबर लास्ट मेरी LM थी, डॉक्टर की लैंग्वेज में लास्ट पीरियड डेट, और जनवरी के अंदर मुझे कंसीव हो गया था, हमें गुड न्यूज़ मिल गई थी। उस टाइम पे मुझे ऐसा कोई अलग से सिम्टम नहीं आया था। नॉर्मली मुझे जैसे मेरी फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी में था कि जब भी मैं सोती थी मुझे हल्के से चक्कर फील होते थे, तो यही सिम्टम मुझे खुशबू के टाइम पे भी यही सब सिम्टम थे। इसके अलावा वॉमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर ये जब सिम्टम आए ना 2 या 3 दिन के अंदर, मुझे लगा कि अब मुझे चेक करना चाहिए, रिजल्ट पॉजिटिव था। उस टाइम पे भी सेम वही थी कि खुशी कम थी और डर थोड़ा ज़्यादा था, और हम पहले से ही इस बार प्रिपेयर थे कि मैं अपने पीहर में ही रहूँगी ज़्यादा, क्योंकि वहीं रेस्ट हो सकता है। यहाँ पे अकेली थी तो इतना रेस्ट भी नहीं होता और कोई भी केयर करने वाला नहीं था। जिस दिन मैंने चेक किया सेम डे मेरे हस्बैंड बोलते जल्दी से अपना बैग पैक करो और मैं कल मॉर्निंग में ही आपको छोड़ के आ जाऊँगा घर पे। तो यही हुआ था, जिस दिन मैंने टेस्ट किया उसी दिन मैंने अपनी पैकिंग की एंड नेक्स्ट डे मैं अपने घर चली गई थी। फिर कंटिन्यू मैं वहाँ पे 3 से साढ़े 3 महीने मैं अपने पीहर ही रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि 3 साढ़े 3 महीने अच्छे से निकलने चाहिए, फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी। बट वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे था, एक-एक दिन निकलना, मतलब मन ही मन में बहुत डर लगता था, बट मैं डरना नहीं चाहती थी, नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में नहीं आने देना चाहती थी। तो मैं घर गई थी, फिर उसके बाद में हमने डॉक्टर नरेश चुग को ही दिखाया था उसके बाद से, क्योंकि हम मंजू भार्गव डॉक्टर के पास नहीं गए थे, हम नरेश चुग डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि मुझे डिलीवरी भी वहीं करवानी थी। तो यही था कि स्टार्टिंग से ही उन्हीं मैम से लेके सब ट्रीटमेंट वगैरह उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर ने जो नॉर्मल मेडिसिन वगैरह, नॉर्मल तो नहीं थी वो, मतलब ब्लड की और इन सब की थी, ताकि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो सारी मेडिसिन वगैरह उन्होंने मेरी स्टार्ट कर दी थी। और इंजेक्शन की बात करूँ तो मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अब तो मेरा डर ख़त्म हो गया, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था पहले। मीन्स अगर मैं ब्लड टेस्ट भी कराती थी ना, तो मम्मी या पापा या बाद में जैसे हस्बैंड, इनका हाथ पकड़ के फिर ही मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाती थी। मुझे इतना डर लगता, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था। बट खुशू के टाइम पे इतने इंजेक्शन लगे हैं ना, मेरा वो सारा डर ही ख़त्म हो गया। मुझे 1 मंथ के अंदर, मीन्स जो मेरा फर्स्ट मंथ था ना, मुझे रेगुलर इंजेक्शन थे, एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा इंजेक्शन लगता था, और जो वीकली के थे वो अलग थे। मतलब 1 मंथ के अंदर 20 इंजेक्शन नॉर्मल दूसरे थे, 4 इंजेक्शन जो 1 वीक में 1 लगेगा, तो ये इंजेक्शन थे। तो ठीक है, जब डॉक्टर ने लिखे तो मैं घबरा गई थी, इतने सारे इंजेक्शन, और सिर्फ 1 महीने का ही वो कोर्स लिखा था मेरा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब करेंगे, जितनी तकलीफ़ जितनी मैं सहन कर सकती हूँ ना सब करूँगी, बट मुझे इस बार सब कुछ अच्छा चाहिए। और वो इंजेक्शन भी कहाँ लगने थे, डॉक्टर ने बोला था कि पेट के ऊपर इंजेक्शन लगेगा वो। फिर मैं और ज़्यादा थोड़ा डर गई थी सुन के, तो फिर भी मैंने कहीं न कहीं ये चीज़ भी ऐसे एक्सेप्ट कर ली कि कोई बात नहीं, पेट पे लगेगा तो मैं लगवाऊँगी। फिर हम जब इंजेक्शन, जो फर्स्ट इंजेक्शन मेरा लगना था सेम डे उसी दिन मैंने लगवाया, तो हमने नर्स से बोला कि इसके अलावा भी कहीं लगा सकते हो, हाथ पे लगा दो, और वैसे तो कहते नहीं, बट पैर पे लग सकता है, जो हमारी थाई होती है ना पैर की, तो वो कहते हैं कि अगर पेट पे नहीं लगवाना चाहते तो आप यहाँ पे लगवाओ। मुझे ये था कि पेट पे लगवाने से अच्छा है कि मैं अपनी थाई पे लगवा लूँ, तो यहाँ पे पेन कम होगा।
तो फिर मेरे इंजेक्शन मेरे रेगुलर तो हमने हॉस्पिटल से ना लगवा के, मीन स्टार्टिंग में हमने 1 या 2 इंजेक्शन हॉस्पिटल से लगवाए, फिर उसके बाद में हमने घर पे ही लगवाना स्टार्ट कर दिया था। 10-15 दिन तक तो हमने किसी को बोला था तो वो घर पे आके लगवाते थे। और मेरे पापा को भी इंजेक्शन, मीन्स उनकी स्टडी सारी की हुई है तो वो इंजेक्शन इजीली लगा देते हैं, तो फिर घर पे पापा ही इंजेक्शन लगाते थे। और ये इंजेक्शन धीरे धीरे कम हुए थे, मीन स्टार्टिंग में 20 इंजेक्शन लगने थे, एक दिन छोड़ के एक दिन। सेकंड मंथ के अंदर शायद 3 या 4 दिन का गैप हो गया था, और थर्ड मंथ में वही, मतलब अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट धीरे धीरे इंजेक्शन कम थे। बट ये रेगुलर मेरे 9 मंथ तक रेगुलर इंजेक्शन लगे हैं। वीकली वाले तो जो मेरे थे ना, वो इंजेक्शन 3 महीने के बाद में बंद थे, बट ये जो इंजेक्शन लगते थे ना, ये धीरे धीरे कम थे, बट ये मेरे 9 महीने पूरे इंजेक्शन लगे हैं। घर पे मैं इंजेक्शन वाला मेरा नॉर्मली एंथाइप इंजेक्शन, अब आप सोचोगे कि पापा लगाते थे कैसे, तो मैं कैसे लगवाती थी। तो इसके पीछे पता है फनी सा था कि मैंने अपना लोअर लिया था, तो लोअर लेके 2 मैंने उसमें होल से निकाल दिए थे, ताकि क्या है कि सिर्फ जैसे इंजेक्शन लग सके उतनी स्पेस ऐसे रहे। तो बस, क्योंकि कभी इस पैर पे कभी उस पैर पे, दोनों लेफ्ट या राइट पे ऐसे इंजेक्शन लगते थे, एक ही पैर पे सारे इंजेक्शन नहीं लगवा सकते थे। तो बस मैंने वो अपना एक लोअर रेडी कर लिया, जब भी इंजेक्शन का टाइम होता मैं वो लोअर पहनती और इजीली मेरे इंजेक्शन लग जाता। बहुत पेन होता था, आज भी अगर थाई पे ऐसे कोई जोर से मार देना तो भी मेरे इंजेक्शन पेन होते हैं, मतलब इतने इंजेक्शन खाए हैं मैंने। सब चीज़ें भूल जाते हैं हम, कितनी भी तकलीफ सहन करेंगे ये सब चीज़ें हमें नहीं याद रहती, हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही याद रखनी चाहिए और वही रहती है। फर्स्ट सोनोग्राफी थी वो सही थी, और जब सेकंड सोनोग्राफी मेरी होनी थी ना 3 मंथ के बाद में, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मतलब मैंने ऐसे ना फिंगर क्रॉस करके ही मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, और ऐसी रही थी मेरी पूरे उस टाइम पे। मुझे थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि सेकंड में थोड़ा सा टाइम लगता है अल्ट्रासाउंड में। तो डॉक्टर ने काफ़ी टाइम, मतलब देर तक चेक किया। तो मैं भी ज़्यादा पूरी, क्योंकि मेरे मन में बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी, मैंने अपनी फिंगर इस तरह से क्रॉस कर रखी थी कि सब अच्छा हो सब अच्छा हो। फिर भी डॉक्टर काफ़ी देर तक चेक करते रहे, और मैं डॉक्टर से पूछ भी रही थी कि डॉक्टर सब सही है? डॉक्टर कहते हाँ हाँ हाँ। तो कहते मूवमेंट नहीं आ रही है, मीन्स हम अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर मुझे और ज़्यादा घबराहट हो गई थी, मैं बहुत, मतलब मैं बता भी नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। और मम्मी भी उस टाइम पे मेरे साथ में ही थे अंदर। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो, आप थोड़ा सा वॉक करके आओ, फिर हम आपकी सोनोग्राफी वापस से करें। मैं थोड़ी देर वॉक करती रही वहीं लैब के अंदर। मम्मी भी कहीं ना कहीं घबराए थे, उन्होंने बाद में मीन्स ये बात बोली थी, बट हम दोनों ही डर गए थे। और आपस में हमने कुछ भी बात ही नहीं की, एकदम ऐसा हो जाता है कि बहुत डर लगता है। तो मैंने काफ़ी देर तक वॉक करी, एंड फिर मैंने अपनी सोनोग्राफी फिर से करवाई। सो थैंक गॉड उस टाइम पे सब मतलब अच्छा हो गया था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, सब सही था। तो मतलब वॉक करने के बाद में ये होता है ना कि थोड़ी सी मूवमेंट पता चल जाती है। तो फिर मेरी अच्छी सी सोनोग्राफी हुई एंड रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। बस रिपोर्ट आने के बाद में मीन्स ये होता है ना कि सांस में सांस आती है, ये था कि ये टाइम निकल गया। मतलब मेरे लिए वही था कि 3.5 महीने अच्छे से निकल लें, और मेरी सेकंड जो अल्ट्रासाउंड है वो अच्छी आनी चाहिए, फिर उसके बाद में तो सब अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं यही पॉजिटिव था, तो वो मेरा सब कुछ अच्छा हुआ। फोर्थ मंथ में मुझे कंप्लीट हो गया था, फिर मैं यहाँ पे आ गई थी वापस, क्योंकि पूरे 9 महीने तो मैं रह नहीं सकती थी, पीछे भी प्रॉब्लम होती, यहाँ पे भी घर पे कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ टाइम के लिए मैं बीकानेर चली जाती हूँ, एंड प्रॉपर जो मेरे इंजेक्शन वाले लग रहे थे ना, वो मैंने यहीं आके कंटिन्यू कराए। यहाँ पे भी है रिलेटिव में, तो वो मेडिकल लाइन में ही है, तो वो मेरे घर आके इंजेक्शन लगाते थे। तो ये सब चीज़ें चलती रही थी। फिर 7 मंथ लगने के लास्ट के अंदर, मतलब 8, हाँ मुझे शायद 8 मंथ नहीं लगा था, 7th के लास्ट में मुझे यहाँ से सीख वगैरह दे दी थी। और बेबी शॉवर ये सब हमने कुछ भी नहीं करवाया था, क्योंकि यही होता है कि हमें बहुत ही मुश्किल से गुड न्यूज़ मिली, और ये सब चीज़ें हम नहीं करना चाहते थे। मतलब एक होता है ना कि नज़र ना लग जाए, मतलब बड़ों की यही सोच थी कि ऐसा कुछ भी शो ऑफ नहीं करना है। और इसीलिए मैंने ये न्यूज़ मतलब इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी शेयर नहीं की थी। कोई भी मैंने ऐसी पिक्चर या कोई वीडियो में, मतलब किसी को पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आफ्टर बेबी मैंने, मतलब खुश होने के बाद में ही मैंने सब चीज़ें शेयर की थी। तो ये सब था, तो सब चीज़ें वो उस टाइम पे सही चलती रही थी। मैं घर चली गई थी, तो नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी मैं, और डॉक्टर ने जो लास्ट की जो अल्ट्रासाउंड होती है ना 9th मंथ की, उसमें क्या था कि लूप आई थी, मतलब गले के पास में 2 राउंड थे लूप के। तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल के कम चांस है।
तो भी ठीक, मतलब ये था कि चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन, सब अच्छे से होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास है ना 2 या 3 सितंबर को मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड उस टाइम पे मैंने अपनी सोनोग्राफी करवाई थी। तो ये सब चीज़ें थी कि 2 लूप है, ये सब डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि सी सेक्शन भी हो सकता है। फिर 10-15 दिन ही निकले थे, तो मुझे 17 सितंबर, हाँ, खुशू जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उसी दिन मॉर्निंग के अंदर मुझे जो वो तो वाटर ब्रेक होने लग गया था। मीन्स बहुत ही लाइट मुझे थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा था। एंड उससे पहले ही 16 सितंबर को हमारा जो न्यू घर है ना, आपने पीयर का अगर होम टूर नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उस दिन हमारे घर का इनॉग्रेशन फंक्शन था, मीन्स छोटा सा हमने फंक्शन रखा था और अच्छे से हमने सब फंक्शन किया, एंजॉय किया। मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ था, बट नेक्स्ट डे ही 17 तारीख को, 17 सितंबर को हम घर में शिफ्ट हुए भी नहीं थे, हम पुराने वाले घर पे ही थे। तो सुबह से ही मुझे थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होने लग गया था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, दोपहर के टाइम पे मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लगा। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा ऐसे हो रहा है, तो क्या करें, डॉक्टर के पास चलें? तो मम्मी कहती कि अभी तो 20 दिन पड़े हैं, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी ना अक्टूबर में थी और इतने दिन पहले, 20 दिन पहले ही ऐसा, तो मम्मी कहती कि नहीं इतने दिन पहले तो नहीं, ऐसे नॉर्मली हो रहा होगा। बट वो डिस्चार्ज कंटिन्यू थोड़ा-थोड़ा हो ही रहा था। तो मम्मी, कहीं न कहीं मम्मी के मन में भी ये था कि हो सकता है कि आज डिलीवरी हो सकती है, 1-2 दिन में हो सकती है। तो हमने इस तरह से मतलब धीरे-धीरे टाइम जाता रहा, तो शाम तक बीच में नॉर्मल हो गया था और डिस्चार्ज होना बंद हो गया था। तो मुझे था कि नहीं, ठीक है, दिन-दिन में था, अब मैं सही हूँ। बट फिर भी शाम को एक होता है ना कि एक बार डॉक्टर के पास हम जाएँगे, एंड उस टाइम पे डॉक्टर वहाँ पे थी नहीं, वो बाहर गए थे, तो वो शाम को आने वाले थे। तो हम शाम को, मतलब रात को के 8 या साढ़े 8 थी, फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जाते ही चेक करके बोला कि हो सकता है कि रात-रात के अंदर ही पेन भी हो सकता है कि लाइक डिलीवरी करनी पड़े, और आप चाहो तो अभी भी करवा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बेबी के 2 लूप है गले में, तो सी सेक्शन ही होगा, नॉर्मल के चांस बहुत कम हैं और आपको रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। तो पापा और को भी, क्योंकि पापा और अंदर थे, मैं बाहर थी, तो उनको ये सब चीज़ें बोली थी। तो मम्मी और पापा को था कि नहीं, हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। उन्होंने भी यही बोला कि ऑलरेडी 2 चांस ऐसे हो गए हैं, तो थर्ड टाइम पे आप रिस्क मत लो, और अगर रात को अगर आप लेके आते हो तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। घर जाओगे, हो सकता है कि रात में ही पेन हो जाए, फिर आप आओगे, तो मेरा तो यही है कि आप अभी डिलीवर करवा लो हॉस्पिटल में ही, क्योंकि हम पहले उनके घर पे गए थे, तो डॉक्टर ने इस तरह से बोला, तो पापा और को भी हुआ कि नहीं, बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले सकते। तो उसी टाइम पे, मतलब 8:30 बजे थी एंड 9 बजे हम हॉस्पिटल गए। जल्दी-जल्दी में हुई एंड यहाँ पे किसी को कुछ पता भी नहीं था, मेरे हस्बैंड को एंड पापा जी को, इनको कोई कुछ खबर ही नहीं थी कि उस दिन ये सब चीज़ें हुई थी। नॉर्मल थे, क्योंकि मम्मी ने भी मना किया था कि अभी मत बताना, हो सकता है वो घबरा जाएँगे और रात को तो आने से रहे, तो इसलिए हमने उनको नहीं बताया था। हमें ये था कि हो सकता है अभी डिलीवरी भी हो सकती है या सुबह करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें उस टाइम तक पूरी मतलब फिक्स नहीं थी। बट जब हॉस्पिटल गए, अच्छे से डॉक्टर ने चेक वगैरह किया था, तो डॉक्टर कहते कि नहीं, अभी करना ही पड़ेगा सी सेक्शन। फिर उसके बाद में 9 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुंची थी एंड खुशू 9:45 के आसपास, मतलब मुझे भी टाइम याद नहीं है, 10 बजे से पहले पहले खुशू हो गया था। और वो मोमेंट, मतलब लाइफ का बेस्ट मोमेंट बोल सकती हूँ। वो चीज़ मैं कभी भी नहीं भूल सकती, मतलब जो होता है ना, लेबर रूम में हम होते हैं और बच्चे की रोने, क्योंकि सी सेक्शन में ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी तो सुन हो जाती है, बट आप हर चीज़ देख नहीं सकते, बट सुन तो सकते हो। जैसे ही कुछ हुआ था, तो वो होते ही रोने नहीं लगा था, और मतलब 2 या 3 मिनट के बाद में जैसे डॉक्टर ने कुछ किया होगा, तो फिर उसकी आवाज़ आई। तो जैसे ही उसकी आवाज़ मैंने सुनी ना, तो वो चीज़, मतलब स्पीचलेस, मतलब बोल सकती हूँ, मेरे पास में उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। तो इतना मुझे अच्छा फ़ील हुआ था एंड मन में ये था कि हाँ, अब सब कुछ अच्छा होगा। और आवाज़ सुनने के बाद में आप एकदम ऐसे हो जाते हो कि आपका बेबी एकदम सही है, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं आ रही थी ना, मेरे मन में ये था कि पता नहीं क्या हुआ है, एंड बेबी की आवाज़ भी नहीं आ रही। जैसे ही खुशू की आवाज़ आई थी ना, तो मैं सब चीज़ें भूल गई थी, जो भी पहले मतलब जितना भी जो नेगेटिव जो चीज़ें थी ना मेरे माइंड में, वो सब मैं भूल गई थी सिर्फ़ उसकी रोने की आवाज़ सुन के। एंड देन फिर जो कुछ भी होता है ना नॉर्मल, खुशू को भी थोड़ी देर के लिए रखा था अंदर, हमें बाद में दिया था। फिर मैं भी थोड़ी देर के बाद में मुझे लेबर रूम से बाहर शिफ्ट किया गया। तो फिर तो आगे की नॉर्मल जर्नी है जैसे होता है। और उसके बाद में अब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है।
तो ये थी मेरी पूरी जर्नी। तो जिनके साथ में भी ऐसे कुछ केस हुए हों, तो प्लीज़ आप लोग टेंशन ना लें, डिप्रेशन में ना जाएँ। हर चीज़ होती है बट टाइम आने पे होता है। भगवान जब देगा ना तब आपको अच्छा ही देगा। तो आप ये चीज़ माइंड में रखो कि जब वो देगा ना तब आपको सबसे बेस्ट देगा। तो इसीलिए वो टाइम से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप रिलैक्स रहो, पॉजिटिव सोचो और अपना माइंड है ना इन सब चीज़ों से निकाल के कहीं और जहाँ पे आपका मन लगता हो। जैसे मेरा ये था कि मैं उस टाइम मैं ना यूट्यूब पे डांस की वीडियोज़ वगैरह डालती थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने नहीं डाली बट प्रेगनेंसी से पहले जैसे वो जो साल भर था ना गैप वाला, उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी ऐसे बना ली थी। एंड मैंने पूरे 9 महीने तक बस वही सब वीडियोस मैं अपलोड करती थी। तो कहीं न कहीं बस वही चीज़ें टाइम पास करना, साथ में स्टिचिंग करना, कुछ ना कुछ आप बिज़ी रहो, ताकि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना ये आपके माइंड में आए ही ना। ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, मेरी स्टोरी और मेरे बारे में एंड यूट्यूब की इनकम एंड यूट्यूब से अभी तक मैंने क्या कुछ लिया है। इसके लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी सेपरेट। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियो किसी न किसी के लिए हेल्पफुल रहे एंड वैसे भगवान करे किसी के साथ में ऐसा ना हो, सबकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी जाए और मिसकैरेज और ये सब कोई भी नेगेटिव चीज़ें किसी के साथ भी ना हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खमा गणिसा।